यहां पर देखिए बच्चों, यहां एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखी हुई है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो उससे आप डरो मत, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैथ्स में या फिजिक्स में एक शब्द का यूज किया जाएगा जिसको क्वांटिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्वांटिटी बोला जाएगा, ठीक है ना। तो अब इससे आपको घबराना नहीं है, बार बार एक शब्द आएगा, उसको बोलेंगे क्या? क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? देखिए, क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका यहां पे इस टेबल में अगर आप आ जाओगे, यहां पर इसको आप छोड़ो, यहां पर, हाँ ये देखो बच्चों, अब जैसे कि ये एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना, पेट्रोल इन लीटर, पेट्रोल इन लीटर। तो ये जो पेट्रोल इन लीटर, आप भाई मार्केट में गए, ठीक है ना, पेट्रोल पंप पे गए, आपने बोला भैया 2 लीटर पेट्रोल दे दीजिए, 3 लीटर पेट्रोल दे दीजिए, 4 लीटर, तो ये जो आप उससे मांग रहे हो ना, भैया 2 लीटर या 2.5 लीटर या 3.5 लीटर या 7 लीटर या 10 लीटर, तो ये जो आप नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल मांग रहे हो, ये क्वांटिटी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, नंबर ऑफ, एनओ का मतलब नंबर, ओके, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये जो आपने उससे पेट्रोल मांगा ना, कितने लीटर आपने पेट्रोल मांगा है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही क्वांटिटी है आपकी। क्वांटिटी को दिखाने का तरीका होता है ना भाई, आप मार्केट में जाओगे, आप आलू खरीदने जाओगे ठीक है, मार्केट में वेजिटेबल्स खरीदने जाओगे, तो आप उससे बोलोगे ना भैया 2 किलोग्राम आलू दे दो मुझे, ठीक है, या 3 किलोग्राम वेजिटेबल, जो भी आप खरीदने जा रहे हो, तो आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू का वहां पर यूज करते हो। तो ये जो है नंबर ऑफ, ये देखिए लीटर्स ऑफ, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ये एक तरीके की क्वांटिटी है, और किसी भी क्वांटिटी को एक वेरिएबल से दिखाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल को इन्होंने एक्स से दिखाया है, किससे दिखाया है? एक्स से। अब ये एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है आपको पता होगा, जो वेरी करता रहता है। जैसे कि देखिए यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 4 है, लेकिन यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वेरिएबल x से हमने कौन सी क्वांटिटी को दिखाया है? पेट्रोल, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल को। तो आप तुरंत समझ जाओगे, जैसे ही हमने 4 बोला तो आप समझ जाओगे कि भाई x की वैल्यू कितनी है? 4 है, और x है क्या? x कौन सी क्वांटिटी को दिखा रहा है? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल को, यानी कि x की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब आप 4 लीटर पेट्रोल खरीद के लेके आए हो, ठीक है ना। अब हमने आपसे बोला कि x की वैल्यू कितनी बच्चों? 15 है, ठीक है, तो आप 15 लीटर पेट्रोल खरीद के लेके आ रहे हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इसको x को हम या y को हम वेरिएबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। चेक करो, कभी इसकी वैल्यू 4 होती है, वेरी का मतलब चेंज हो रही है, ठीक है ना, कभी इसकी वैल्यू 4 है, कभी इसकी वैल्यू 15 है, कभी इसकी वैल्यू 20 है, ठीक। तो क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटी का फर्स्ट एग्जांपल है यहां पर देखिए नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, और क्वांटिटी का सेकंड एग्जांपल है ये देखिए डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस भी एक तरीके की क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी यहां पर बात करा जाएगा, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल ये क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर ये क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। अब इस टेबल से बताया क्या जा रहा है? देखिए इस टेबल से बताया ये जा रहा है कि अगर आपने 4 लीटर पेट्रोल रखा है अपनी कार में, ठीक है ना, तो आपकी कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 60 किलोमीटर, ठीक। अगर आपने अपनी कार में 8 लीटर पेट्रोल रखा है, तो बताओ आपकी कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ये हमारा सवाल है, ये सब हम बाद में देखेंगे, आप छोड़ो पहले। यहां पे देखो, अगर आप 12 लीटर पेट्रोल फिल करते हो अपने टैंक में, तो आप 180 किलोमीटर जा सकते हो, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। तो ये नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल और डिस्टेंस, ये क्या है? आपकी क्वांटिटीज है यहां पर, ओके स्टूडेंट्स। तो दूसरी क्वांटिटी क्या है आपकी यहां पर इस एग्जाम्पल में? डिस्टेंस है, ठीक, ठीक है। और डिस्टेंस को हम वेरिएबल y से दिखाएंगे। देखो y की वैल्यू भी अलग अलग हो रही है, y की वैल्यू कभी 60 है, कभी y की वैल्यू 180 है, ठीक है ना, y की वैल्यू कभी 60 है, कभी y की वैल्यू क्या है? 180। तो y भी क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, और x भी वेरी कर रहा है, यानी कि चेंज कर रहा है, इसलिए x और y क्या है? वेरिएबल है। और आइए मैं आपको क्वांटिटीज का एग्जांपल देता हूं। यहां पर क्वांटिटी कौन कौन है बच्चों? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल और डिस्टेंस, ये क्या है? क्वांटिटीज है आपकी, ठीक है। अब अलग अलग क्वांटिटीज आपको मिलेंगी इस टेबल को देखो, वापस हम इस टेबल में आएंगे, अभी सब कुछ आपको समझाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ शुगर, आप मार्केट में गए, आपने बोला भैया शुगर दे दो, उसने पूछा कितना, आपने बोला 1 किलोग्राम दे दो, ठीक। तो ये जो आप वेट ऑफ शुगर, ठीक है, अब आप फिजिक्स के कुछ बच्चे होंगे, वेट और मास में अभी हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जो टीचर भी देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, वेट को आप मास मान के चलो, ठीक। मैथ्स में जब हम बात करेंगे तो वेट शब्द का यूज कर लेते हैं, वो सब फिजिक्स की बातें हैं कि मास और वेट में डिफरेंस हम वहां देखेंगे, वो सब छोड़ो, आप यहाँ पर आओ, ठीक है। तो आप मार्केट में गए, आपने कहा भैया 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम शुगर दे दीजिए, ठीक है ना। तो वेट ऑफ शुगर को हम वेरिएबल एक्स से दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक। तो वेट ऑफ शुगर ये एक तरीके की क्वांटिटी है, और कॉस्ट आपकी दूसरे तरीके की क्वांटिटी है, ठीक है ना। कॉस्ट को हम वाई से दिखा देंगे, तो दो क्वांटिटीज यहाँ पर और आ गई, कौन कौन? वेट ऑफ शुगर और कॉस्ट ऑफ शुगर, ठीक है। अब आप देख सकते हो बच्चों, एक्स की वैल्यू भी वेरी कर रही है और वाई की वैल्यू भी। जब आप 1 किलोग्राम शुगर लेने जाते हो मार्केट में 36 रुपीज दे के आते हो, 3 किलोग्राम शुगर लेने जाते हो तो आप 108 रुपीज दे के आते हो, ठीक है ना भाई। 5 किलोग्राम शुगर ले रहे हो तो 180 रुपीज दे के आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट देखिए, और कोई टेबल है हमारे पास? नहीं है। अब आ जाओ बच्चों वापस, ठीक है, अब वापस आ जाओ जरा, अब यहाँ पे डेफिनेशन में आ जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। क्वांटिटी, आपने क्वांटिटी के एग्जांपल देख लिए,
ठीक है, नंबर ऑफ लीटर लिखा हो, डिस्टेंस लिखा हो, वेट ऑफ शुगर लिखा हो, ठीक है, ये सब क्या है आपकी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वांटिटीज आपस में, हम दो क्वांटिटीज लेंगे और चेक करेंगे क्या वो आपस में डायरेक्ट वेरिएट कर रही हैं, यानी कि टू क्वांटिटीज आपस में डायरेक्ट वेरिएशन रखती हैं कि नहीं रखती हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं एक्स एंड वाई, ठीक, तो इन एक्स और वाई को, अब एक्स और वाई कुछ भी दिखा रहे होंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में देखो एक्स किसको दिखा रहा था, कहां गया, इस एग्जांपल में देखो एक्स किसको दिखा रहा था, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, और वाई किसको दिखा रहा था, डिस्टेंस को दिखा रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स और वाई आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज हो सकती हैं, देयर आर टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। इनको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब बोलते हैं जब, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तब बोलते हैं जब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब ये देखिए इसको हम ऐसे पढ़ते हैं एक्स, और ऐसा हम साइन लगाते हैं, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए ये जो आप ऐसा साइन बनाते हो ना, ऐसा, ये ऐसे, इसको हम पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो बच्चों इस बात का ये मतलब है, ध्यान से चेक करना, कि अगर y इंक्रीज करेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर y इंक्रीज करेगा तो उसी प्रोपोर्शन में x भी इंक्रीज करेगा। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर y डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है, अगर y इंक्रीज करेगा मतलब y की वैल्यू अगर बढ़ रही है, y अगर बढ़ रहा है तो x भी बढ़ेगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो y के बढ़ने के साथ साथ x भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पे आ जाइए, ठीक, मैंने क्या बोला, अगर y बढ़ रहा होगा तो पक्का x भी बढ़ेगा। यहां पे चेक कर लो, आप एग्जांपल देख सकते हो बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ये y कितना है 60 है, तो x कितना है 4 है, जब y बढ़ के 180 हो गया तो x भी तो बढ़ गया, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे बच्चों इस टेबल में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए y का वैल्यू 60 से बढ़ के कितना हो गया, y का वैल्यू 60 से बढ़ के कितना हो गया बच्चों 180, तो कितना टाइम्स बढ़ गया, 60 इंटू 3 क्या होता है 180 होता है, यानी कि बच्चों 63 टाइम्स बढ़ गया है ना, 60 इंटू 3 क्या होता है 180 होता है, तो बच्चों x भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। बस यही बात मैं आपसे कह रहा था, चेक कर लो x का भी वैल्यू क्या हो गया 3 टाइम्स बढ़ गया, भाई 4 था पहले, x का वैल्यू कितना था 4, भाई जब y कितना था 60 था तो x कितना था 4, y में इंक्रीमेंट हुआ 3 गुना 3 टाइम्स, ठीक है, तो y बढ़कर हो गया 180, तो x बढ़ के कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, ये देखिए x कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। यही बात मैं आपसे इन्हीं शब्दों का यूज कर रहा था कि जिस प्रोपोर्शन में y बढ़ता है, मतलब y अगर 3 गुना बढ़ा है तो x भी 3 गुना बढ़ेगा, ठीक है। फिर से सुनो ध्यान से, यहां पे देखो मैंने क्या बोला, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हम तब बोलते हैं जब y के इंक्रीज होने से x इंक्रीज होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, y के इंक्रीज होने से x इंक्रीज होता है, और y जिस हिसाब से y इंक्रीज करता है ना, यानी कि y अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो x भी 3 टाइम इंक्रीज करेगा, y अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा होता तो x भी 2 टाइम्स, यानी कि जितने टाइम्स y इंक्रीज कर रहा होगा उतने ही टाइम्स x इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब आराम से लो, अब आराम से समझो, ठीक है। अब इसका केवल यही मतलब नहीं होता है, इसका और भी मतलब होता है। क्या मतलब होता है इसका, ये भी मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ी लंबी कहानी है, समझिएगा जरा। इसका एक और मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, क्या कि अगर y डिक्रीज कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, अगर y डिक्रीज कर रहा है तो x भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, हाँ, मतलब जैसा जैसा y बिहेव करेगा वैसा वैसा x बिहेव करेगा। अगर y इंक्रीज कर रहा है सर तो x भी इंक्रीज करेगा, जितने टाइम्स y इंक्रीज कर रहा है उतने ही टाइम्स x इंक्रीज कर रहा होगा। अगर y डिक्रीज कर रहा है ना तो x भी डिक्रीज कर रहा होगा, जितने टाइम्स y डिक्रीज कर रहा है उतने ही टाइम्स x डिक्रीज कर रहा होगा, तभी हम बोलेंगे x और y क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, x और y क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब फिर से मोटी मोटी बात सुनो, y के बढ़ने से जब x बढ़ जाए और y के डिक्रीज होने से अगर x भी डिक्रीज हो जाए तो हम बोलते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। लेकिन यहां शब्दों का ध्यान रखिएगा, क्या कि जिस हिसाब से y इंक्रीज हो रहा होगा ना, मतलब जिस प्रोपोर्शन में y इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब y अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो x भी 4 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। y अगर जिस हिसाब से डिक्रीज हो रहा होगा, जिस प्रोपोर्शन में y डिक्रीज हो रहा होगा उसी प्रोपोर्शन में x को भी डिक्रीज करना चाहिए। मतलब कि बच्चों y अगर 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है तो x को भी 2 टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि y डिक्रीज कर रहा है 4 टाइम और x डिक्रीज कर गया ओनली 1 टाइम या ओनली 3 टाइम, नहीं ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, ठीक है ना। दोनों डिक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, है ना।
तो प्रोपोर्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं होगा। आराम से समझो। अब यहाँ पर आओ, देखो जरा इसका एग्जांपल दें आपको, इसका एग्जांपल दें कि y डिक्रीज कर रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में x भी डिक्रीज कर रहा है। आ जाओ जरा यहीं पर आ जाओ, इसी टेबल में। बच्चों ध्यान से चेक करेंगे जरा, अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में चलता, अभी मैं इधर लेफ्ट से राइट गया था, अगर मैं राइट से लेफ्ट जाता तब, ध्यान से चेक कर लीजिए, ये देखिए बच्चों, अगर मैं इधर से इधर आऊंगा ये इस तरीके से, करेक्ट, तो 180 यानी कि y का वैल्यू कितना था 180, अब कितना हो गया 60, यानी कि बच्चों 180 डिक्रीज कर गया 3 टाइम्स, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 3 किया तभी तो 60 आ रहा है। तो बच्चों 12 भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि x का वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगा 3 टाइम्स। चेक कर लो, 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे 12 बाय 3 तभी तो 4 आएगा, ठीक है ना, बस यही चीज है। तो जब y बढ़ता है जितने टाइम्स तो x भी उतने टाइम्स बढ़ जाता है, और y जितने टाइम डिक्रीज होता है तो x भी उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं बच्चों, ठीक है ना, 2 क्वांटिटीज हैं इन सच अ मैनर कि y के बढ़ने के साथ साथ उसी प्रोपोर्शन में x भी बढ़ता है, या y के डिक्रीज होने के साथ साथ उसी प्रोपोर्शन में y भी डिक्रीज होता है, तो ऐसी 2 क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब फिर से आ जाओ जरा, अब इसको लिखा कैसे जाता है फिजिक्स में या मैथ्स में, समझो, फिर से आ जाइए। देखिए अब पूरी कहानी पहले समझ लीजिएगा, ठीक है ना, तभी आपको फॉर्मूला समझ में आएगा कैसे लगाते हैं। देखिए x इज, ये देखिए ये कौन सा साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यहां से जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, ये वाला प्रोपोर्शनल का जब आप साइन हटाते हो तो इक्वल टू लगाना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो इक्वल टू लगाना है, और इस y को एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। k क्या है यहां पर, कोई कांस्टेंट है, k क्या है यहां पर, एनी कांस्टेंट, k इज एनी कांस्टेंट जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा, ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। k इज एनी कांस्टेंट, अभी मैं इसको आपको प्रॉब्लम पे लगा के दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, ज्यादा टेंशन मत लो। k इज एनी कांस्टेंट विच इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, समझ जाना, शॉर्ट में लिखा है विच इज अ पॉजिटिव नंबर। फिर से सुनो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाओगे तो y को k से मल्टीप्लाई करोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, y उधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, भाई इतना तो मैथ्स आता होगा ना, k में y क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो y आएगा इधर तो x में डिवाइड कर देगा, y को पकड़ के इधर लेके आओगे तो x अपॉन y हो जाएगा, x में y ने डिवाइड कर दिया और इधर बचेगा k, ये लीजिए, ये आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, जिसको नहीं आ रहा है भाई ऐसे कर लो आप, x इज इक्वल्स टू k इंटू वाई था। आप एक काम करो ना, ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, आप y से राइट हैंड साइड डिवाइड कर दो, y से लेफ्ट हैंड साइड कर दो, खुश, यहाँ y से y कट जाएगा। अब आप चेक कर लो क्या आ गया, x अपॉन वाई, लेफ्ट में x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू k आ गया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि 2 क्वांटिटीज जो है आपकी x और y, उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट k के इक्वल रहता है। ये क्या बता रहे हो सर, अभी समझ में आ जाएगा, पहले नोट कर लो, 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 वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो अब देखो बच्चों, इसको हम आपको बहुत छोटी सी बात से बताते हैं, बहुत छोटी सी बात से। एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, ठीक, एक छोटा सा टेबल लेते हैं, ओके, और यहां पे देखिए ये लीजिए, यहां पर हमने लिखा, चलो इसी टेबल की हेल्प लेते हैं हम अपनी, इसी टेबल की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना, कहां गया, अच्छा यही टेबल थी, चलो ठीक है, पेट्रोल इन लीटर्स और डिस्टेंस, यही वाली टेबल ले लेते हैं, ठीक, आ जाओ। यहां क्या लिखा हमने, यहां लिखा हमने पेट्रोल इन लीटर्स, ओके, और यहां हमने क्या लिखा, कॉस्ट इन रुपीज, समझ जाना आप, कॉस्ट इन रुपीज लिखा हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी टेबल से हम देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी से ही, ठीक है ना, और आपको समझाते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो तो ये जो टेबल है आपकी, कहाँ गया भाई पेट्रोल वाली टेबल, पेट्रोल वाली टेबल ये है, ठीक है। देखो 4 लीटर जब पेट्रोल था तो डिस्टेंस नहीं, कॉस्ट नहीं है, ये डिस्टेंस है, चलो ठीक है भाई, जो भी है ना, कॉस्ट है डिस्टेंस है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ 8 लिखा है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक। अब समझो, देखो बच्चों पता है क्या, ये जो पेट्रोल इन लीटर है इसको वेरिएबल x से दिखा रहे हैं, और डिस्टेंस को हम वेरिएबल y से दिखा रहे हैं, डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो आया है ना x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब पता है क्या होता है, ध्यान से समझो, इसका मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान से समझिए, देखो पहले तो आप ये समझो
कि क्या ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं, पेट्रोल इन लीटर्स और डिस्टेंस इन किलोमीटर, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? यस सर। भाई देखो सीधी साफ बात है, इतना तो आपको भी पता है, 4 लीटर पेट्रोल अगर आपने डाला तो 60 किलोमीटर गए, तो 8 लीटर डालने से भाई ज्यादा ही तो जाओगे। यानी कि जब एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी तो इंक्रीज करेगा। ठीक, तो समझो, देखो ये जो x के कॉलम में इधर लिखा रहता है, मतलब x की रो में लिखा रहता है, पता है, ये होता है आपका x1, ठीक, फिर नेक्स्ट वाला होता है आपका x2, अगर आगे भी कुछ लिखा होता तो वो होता है x3। इसी तरीके से y वाली रो में जो लिखा रहता है ये होता है आपका y1, y1 का वैल्यू 60, और यहां होता है आपका y2, y2 आपको निकालना है। मतलब कि 8 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितने दूर जाएगी, कितने किलोमीटर जाएगी, ये आपको निकालना है, y2 निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, ये जो बात लिखी हुई ना बच्चों, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, इसका ये मतलब है, मेरी बात ध्यान सुनो, कि अगर हम x1 अपॉन y1 करें, ठीक है ना, मतलब x का कोई भी वैल्यू, x एक वेरिएबल है ना, x का कोई भी वैल्यू, उसका रेशियो अगर हम y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ लें, सुनो, x1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू y1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना है, y2 है, तो अगर हम x1 अपॉन y1 करें तब भी वो कांस्टेंट के आएगा, और अगर हम x2 अपॉन y2 करें तब भी वो कांस्टेंट के आएगा। ये इसका मतलब होता है, समझो जरा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब होता है x की कोई भी वैल्यू लेके उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू के साथ अगर उसका रेशियो निकालें तो वो कांस्टेंट के आएगा, यानी कि एक फिक्स नंबर आएगा। ये क्या बता रहे हो सर? ठीक है, ये क्या बता रहे हो सर? आइए दिखाते हैं आपको सर, ध्यान से चेक करो। इसी तरीके से अगर आगे x3 होता y3 होता तो x3 अपॉन y3 भी क्या आ जाता, कांस्टेंट के आ जाता। ठीक, समझो ये क्या दिखा रहे हो सर? आइए दिखाते हैं आपको। पहले तो आप टेबल में ही आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो अब इसको हम फिल करेंगे, वो सब आप छोड़ो, लेकिन यहां पे देखो ये x1 है, तो ये क्या है x2, ये क्या है y1 है, तो y2 आपको नहीं पता, ठीक, ये क्या है x3 है, तो x3 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है y3 है, ठीक, ये क्या है x4 है, x4 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है y4 है, ठीक, ये क्या है आपका x5 है, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ऑफ x, और यहां पर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग y, ये आपको नहीं पता, ये क्या है x6 है, ठीक, और यहां क्या है y6 है, जो कि आपको नहीं पता। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको बोला कि अगर x इज प्रोपोर्शनेट टू y है तो x इज इक्वल्स टू k इंटू वाई होगा, y आके इधर डिवाइड लगाएगा तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k होगा, जहां पर ये कॉन्स्टेंट k क्या होता है बच्चों, एक फिक्स नंबर होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए आप, क्या बता रहे हो सर? सर मैं ये बता रहा हूं सर कि x1 अपॉन y1 करोगे ना तब भी वही नंबर के आएगा, x2 अपॉन y2 करोगे तब भी वही कांस्टेंट के आएगा, x3 अपॉन y3 करोगे तब भी वही कांस्टेंट के आएगा, ठीक है, x4 अपॉन y4 करोगे तब भी वही कांस्टेंट के आएगा, और x5 अपॉन y5 करोगे, ठीक है, तब भी वही कांस्टेंट के आएगा। अब आप एक ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, अगर आप, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप x6 अपॉन y6 करेंगे तब भी वही कांस्टेंट के आएगा। अब चेक कर लो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई बच्चों, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5 आपकी, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, सारी की सारी इक्वेशन x1 अपॉन y1 भी के इक्वल है, x2 अपॉन y2 भी के इक्वल है। दो इक्वेशन के अगर राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। यस सर, x1 अपॉन y1 अगर k के इक्वल है बच्चों, और तो x2 अपॉन y2 भी अगर k के इक्वल है तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। यस सर, कहने का मतलब है ये 1 से लेके 6 तक की जितनी भी इक्वेशन इनके राइट हैंड साइड में k लिखा हुआ है तो इनके सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। मतलब समझो बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है कि x1 अपॉन y1, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4, ये y4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, x4 अपॉन y4 इज इक्वल्स टू x5 अपॉन y5 इज इक्वल्स टू x6 अपॉन y6, ये मतलब होता है। अब इनमें से आप किन्हीं भी दो को एक साथ ले सकते हैं इक्वलिटी में। क्या बता रहे हो सर? सर आपकी मर्जी है, ध्यान से चेक करिएगा। आप सवाल करते टाइम, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, पहली बात है ना बच्चों, आप सवाल करते टाइम, मर्जी है आपकी, आप सवाल करते टाइम ध्यान से सुनिएगा, आप सवाल करते टाइम, क्वेश्चन करते टाइम x1 अपॉन y1 को x2 अपॉन y2 के इक्वल ले लो, मर्जी है आपकी, या आप x2 अपॉन y2 को किसके इक्वल ले लो,
x3 अपॉन y3 के, मर्जी है आपकी, या आप x1 अपॉन y1 को किसके इक्वल ले लो, x5 अपॉन y, किसी को किसी के भी इक्वल ले लो, लेकिन ध्यान रहे अगर यहाँ x1 है तो यहाँ y1 होना चाहिए, अगर यहाँ x5 है तो यहाँ y5 होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो x वेरिएबल का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू यहाँ होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करते करते आएगा, टेंशन मत लो। बस मोटी मोटी बात ये है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास x और y, तो x और y का रेशियो अगर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ये x और y आपस में क्या कहलाती हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में है, यानी कि y के बढ़ने के साथ साथ x भी बढ़ रहा है, या y के डिक्रीज होने के साथ साथ x भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इसमें जो रिलेशन निकल के आता है x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में, वो ये रिलेशन है क्या, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू, इसी तरीके से चलता जाएगा ना, क्योंकि ये टेबल अगर बहुत लंबी होती तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5 इज इक्वल टू x6 अपॉन y6, ठीक है स्टूडेंट्स। बट जनरली जो आप देखोगे एनसीईआरटी में, वो इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, बोल देंगे आपको बस इतना कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो बस आप ये बात याद रखिएगा आज के बाद, आगे का आपको याद हो जाएगा, x3 अपॉन इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4। अब ये चल क्या रहा है, आइए हम आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। इसी टेबल से एग्जांपल देख लो बच्चों। एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे, देखो मेरे से गलती हो गई है ना, यहाँ x2 लिख दिया गलती से, x1 और ये y1 है ना, ठीक, ये क्या है y1 है, ठीक, देख लो सब, ठीक है। अब देखो x1 अपॉन y1 निकालो, चलो आओ निकालो जरा, देखते हैं क्या, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब मैंने आपसे बोला कि भाई इस टेबल में आप एक काम करो, x1 अपॉन y1 निकाल लो, निकालो। x1 कितना है, 4 है, तो x1 की जगह 4 रखा, और y1 का वैल्यू कितना है, चेक करो ना, x1 अपॉन y1, x1 कितना है 4 और y1 कितना है 60, तो y1 की वैल्यू 60, सॉल्व करो, कितना आएगा 4 बनता 4 और 4 इंटू 15 कितना होता है 60, यानी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 15, ठीक है। देखा आपने x1 अपॉन y1 निकाला, x1 अपॉन y1 निकाला, कितना आ रहा है बताइए, 1 अपॉन 15 आ रहा है, ठीक। अब देखो और जहां पर दोनों वैल्यूज पता हो, यहाँ पे पता है, जहां पे पहले दोनों वैल्यूज पता है वो आप पता, वो उसका रेशियो निकाल लो, x3 पता है y3 पता है, ठीक। तो x3 अपॉन y3 निकालोगे, ठीक, तो x3 कितना है बच्चों 12 है, ओके, और y3 कितना है चेक कर लो 180 है, सही है, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, 6 2 जा है ना, और 6 3 जा, और यहाँ आएगा 0, करेक्ट, फिर 2 1 जा और 2 15 जा। तो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो x3 अपॉन y3 कितना आ रहा है, यहाँ से 1 अपॉन 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, है ना। तो बस यही तो बात मैं आपसे कह रहा था मैं कि ये सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे, कहां से कहां तक, ये पूरा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई भी किसी भी के इक्वल हो जाएगा ना, x1 अपॉन y1 x3 अपॉन y3 के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, आपके सामने ही तो, चेक कर लो, x1 अपॉन y1 भी 1 अपॉन 15 है ना, x1 अपॉन y1 का भी रेशियो क्या है 1 अपॉन 15 है, और x3 अपॉन y3 भी क्या है 1 अपॉन 15 है, दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही 1 अपॉन 15 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, बस यही बात मैं आपसे कह रहा था, ठीक है ना, ओके करेक्ट। तो ये चीज होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग भी आप समझ लो, ठीक है ना, मीनिंग क्या है इसका वो मैं आपको बता देता हूं। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो x और y का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, x और y का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट k होगा। तो इस एग्जांपल में कहीं से भी ले लो आप, 4/60 कितना है था 1 अपॉन, ये देखिए x अपॉन y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट कितना आ रहा है, यही कांस्टेंट होता है, यही कांस्टेंट होता है k, ठीक है, यही कांस्टेंट k होता है, तो 1 अपॉन 15 आ गया, ठीक है। अब इसका मीनिंग भी समझ लो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है बच्चों, ध्यान से चेक करो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आता है करना, नहीं आता है तो सुन लो मेरी बात, 15 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, y जाएगा यहाँ y इंटू 1, फिर इक्वल टू लगाओगे 15 इंटू एक्स, क्या होता है 15 इंटू एक्स 15x, अब y इंटू 1 y होता है इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स होता है 15 इंटू एक्स ही लिख दो उसको। अब समझ में आया, ये इसका मतलब होता है, मतलब समझो x के कंपैरिजन में y 15 टाइम्स बढ़ जाता है, चेक कर लो, जितना x होगा उसका 15 टाइम्स y होगा। x कितना था 4, तो 4 का 15 टाइम्स कर दो, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 60, यानी कि बच्चों 4 लीटर पेट्रोल अगर डाल के आप अपनी गाड़ी में चल रहे हो तो 60 किलोमीटर जाओगे, ठीक है। अब देखो 8, अगर 8 लीटर आपने ले लिया है तो 8 का 15 टाइम्स कितना होता है, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 8 को 15 से, हालांकि अभी मैं दूसरी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन 8 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 120। कहने का मतलब अगर आप अपनी कार में 8 लीटर पेट्रोल डाल के चल रहे हो बच्चों तो आप जाओगे कितना 120 किलोमीटर, सही है। अब देखो 12 लीटर पेट्रोल डाला तो 12 का 15 टाइम्स करो, 12 इंटू 15 करो, समझ रहे हो ना भाई, x की वैल्यू जब कितनी है 12 है तो
y क्या होगा, x का 15 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू जो भी है कितनी है 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 180 एंड सो ऑन। तो आप कर लेना, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 15 कितना होता है 225। ठीक है, तो जब आपकी कार में 15 लीटर का पेट्रोल होगा तो आपकी कार जाएगी 225 किलोमीटर। ठीक है ना, ओके, ये इसका मीनिंग है। ठीक, अब यहाँ पे देखो जरा, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 टू जा 30, तो 30, और ये लीजिए जब आपकी कार में कितना पेट्रोल है 20 लीटर पेट्रोल है तो आपकी कार जाएगी 300 किलोमीटर। इसी तरीके से 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा y6 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको करना हो तो आप कर लो। अभी हम दूसरे तरीके से, हालांकि आपको इस सवाल को बताएंगे, थोड़ा टाइम आप दे दो ताकि आप इसमें पारंगत हो जाओ, वरना तो आप फिर परेशान रहोगे ना। मीनिंग सब कुछ समझ लो। तो कार जाएगी 375 किलोमीटर, कितनी जाएगी 375 किलोमीटर। अगर आपकी कार में कितना पेट्रोल है 25 लीटर पेट्रोल है तो आपकी कार जाएगी 375 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग। मैंने आई थिंक आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक, अब हम सवाल करेंगे सीधे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम सवाल करते हैं। हालांकि ये सवाल तो मैंने आपके सामने करके दिखा दिया, ठीक है, बट फिर भी एक नए तरीके से भी करेंगे। अब एक बार फिर से सुनो, x इज प्रोपोर्शनेट टू y हम तब बोलते हैं जब y के इंक्रीज करने के साथ साथ x भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा हो, मतलब y जितना गुना इंक्रीज कर रहा होगा x भी उतना गुना इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या y के डिक्रीज करने के साथ साथ x भी डिक्रीज कर रहा हो, मतलब y जिस हिसाब से डिक्रीज करता है उस हिसाब से x भी डिक्रीज करता है। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद x इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है k इंटू वाई। ठीक, फिर y इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के कोई नंबर हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है ना, 2 3 4 पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बस, वो p बाई क्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे 2/7 1/15 कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर इससे कंक्लूजन क्या निकाला जाता है, इससे कंक्लूजन निकाला जाता है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। वो चलता रहता है, उसको आप छोड़ो। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आती है, वो ध्यान देना आपको, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। या तो आपको फॉर्मूला मिलेगा क्या x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, या तो आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा क्या, ध्यान से चेक करना जरा, कुछ नहीं करना आपको, x2 को y1 की जगह ले आओ, y1 को x2 की जगह ले आओ। यस सर, सर ये भी आपको देखने को मिलेगा क्या, x1 अपॉन ये इधर आ जाएगा। भाई मैथ्स ये कहती है ना, इसको बेटा इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, मतलब x2 को y1 की जगह, y1 को x2 की जगह। ठीक, तो x2 आ जाएगा इधर और y1 चला जाएगा उधर, ये लो y1 बाय y2। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपके टीचर ने x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 बताया हो, किसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, या x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 बताया हो, बात क्या है सेम है, दोनों बातें सेम है बच्चों, दोनों बातें क्या है सेम है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और आप मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, सवाल सुनिए, मैंने आपसे बोला कि भाई कोई क्वांटिटी t है, अरे होगी भाई कोई क्वांटिटी t इज प्रोपोर्शनेट टू a। ठीक, t इज प्रोपोर्शनेट टू a होगा भाई कोई, है ना, t कोई क्वांटिटी, a कोई क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए यहां से, t इज इक्वल्स टू k इंटू a हो जाएगा, k कोई कांस्टेंट है, a इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि t अपॉन a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब सुनो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो t अपॉन a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा क्या कि t1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू t2 अपॉन a2। सही है भाई, जैसे यहाँ x और y लिया था, यहाँ t और a ले लिया। ठीक है ना, t1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू t2 अपॉन a2। अब इसका ये तो मतलब है ही, इसका एक और मतलब है क्या, a1 को t2 की जगह ले जाओ, t2 को a1 की जगह ले जाओ, यानी कि ये ऐसे भी मिल सकता है, t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन a2। करेक्ट, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आते हैं हम आपकी एनसीईआरटी की, जब आपका चैप्टर खत्म हो रहा है तो इस डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक, ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देख लो, आ जाओ भाई, फिर हम सवाल करेंगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे। देखो कह रहा है टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant। ठीक है, कह रहा है उसके कहने का बच्चों मतलब समझो, कह रहा है कि अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं x एंड y, ठीक है, तो कह रहा है कि ये इस तरीके से इंक्रीज करती हैं या इस तरीके से डिक्रीज करती हैं, मतलब या तो दोनों ही इंक्रीज कर रही होंगी, मैंने आपको बताया था ना कि y के इंक्रीज करने के साथ x भी इंक्रीज करेगा, या दोनों ही डिक्रीज कर रही होंगी, यानी कि y के डिक्रीज करने के साथ साथ x भी डिक्रीज करेगा। लेकिन दोनों ही जब इंक्रीज कर रही हो और या दोनों ही जब डिक्रीज कर रही हो तो इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो कि x और y का जो रेशियो होता है ना, यानी कि x अपॉन वाई निकाल देना, तो वो कांस्टेंट k आना चाहिए। यही चीज आपकी किताब में लिखी, यही मैं इतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, पढ़ लीजिए,
कह रहा है कि टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब वो कहना चाहता है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू हमेशा क्या आ रहा हो, x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू हमेशा क्या आ रहा हो, x3 अपॉन y3 आ रहा हो, है ना, एंड सो ऑन टू, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि देन x एंड y आर सेड टू वेरी डायरेक्टली। तब हम बोलते हैं कि x और y आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, यानी कि y के चेंज होने के साथ साथ x भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। ओके, मतलब y अगर 4 गुना चेंज होता है तो x भी 4 गुना चेंज में वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। y अगर 4 गुना 4 गुना बढ़ रहा होगा तो x भी 4 गुना बढ़ जाएगा। y अगर 4 गुना डिक्रीज कर रहा, 4 गुना का मतलब है 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स y अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो x भी 4 टाइम्स ही डिक्रीज करेगा। ऐसा नहीं है कि y 4 टाइम डिक्रीज कर रहा है और x 2 टाइम डिक्रीज कर गया, है ना। Now, in such a case, if y1, y2 are the values of the y corresponding to the values of x1 and x2 of x respectively, बस वही चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी, then x1 upon y1 is equals to x2 upon y2। तो x1 x2 क्या है, वेरिएबल x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, और y1 y2 क्या है, वेरिएबल y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, और x1 के करस्पॉन्डिंग y1 है और x2 करस्पॉन्डिंग y2 है, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 के करस्पॉन्डिंग शब्द क्या है, ये हमने आपको टेबल में बता दिया है, ठीक है ना।